नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 29 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और अब जो है थर्ड पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तो तृतीय पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न ऑथेंटिक है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही बेनिफिशियल है। और आज ये वीडियो आप देखिए और सवेरे मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया गया पीडीएफ देख लीजिए, वहां से आपको 3 क्वेश्चन तो हूबहू छपे मिलेंगे। और कल रात वाली जो लास्ट वाला वीडियो हमने दिया था आपको, वो वीडियो देख लीजिए तो आपको जो है 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू टकरा गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आप भी देखिए और आप भी इसका फायदा उठाइए। एक प्रश्न आया है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर तथा विश्व में दूसरा स्थान रखने वाला ग्लेशियर कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, यह है सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पे इसके बारे में जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है युद्ध स्थल है, यह विश्व में स्थान रखता है, तो ये भी सियाचिन ही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, 8850 इसकी मीटर जो है ऊंचाई है। ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। और इसके माउंट एवरेस्ट का नाम जो है तो भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा था। आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम अलग से पूछ लिया जाता है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो K2 है, जो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। दोस्तों बेंजीन में जो है, अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं तो इजी वे में कैलकुलेशन कर पाते। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है षटकोण की तरह, यहाँ पे जो है 6 भुजा रहती है, ऐसा आप देख लीजिए। ये जितने भी है इतने कार्बन होते हैं, ये केमिस्ट्री की भाषा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं तो एक एक छोड़ के होता है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होता है बेंजीन के अंदर। ये बेंजीन का सूत्र है C6H6। हर जगह एक एक हाइड्रोजन भी रहती है जैसा कि आप जानते हैं। और डबल बॉन्ड लगा के जो है कार्बन को संतुष्ट किया जाता है, क्योंकि कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। एक डबल बॉन्ड लगा दिया मतलब 2 का काम करने लगता है। इसी प्रकार अगर आप केमिस्ट्री डीप से, यहाँ तो सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाद बाकी ऐसी स्थिति ऐसी जो है इसमें सिस्टम है। तो बेंजीन में जो है 3 बॉन्ड होता है, इसका सूत्र C6H6 होता है। आने वाले शिफ्ट के लिए टॉल्विन पूछा जा सकता है, क्योंकि टॉल्विन भी इंपॉर्टेंट है। तो C7H8 जो है टॉल्विन का सूत्र होता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किसने जीती। दोस्तों अगर एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया होगा, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा सस्पिशन है, क्योंकि एक अंडर 15 वाला भी जो है कुश्ती चैंपियनशिप हुई है। तो हो सकता है अगर इस प्रकार का लगे तो आपको फिर ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप कहिएगा कि झूठ बता रहे हैं। तो अगर यही पूछा गया होगा तब तो दीपक पुनिया हो जाएगा। अगर ये नहीं पूछा गया होगा तो फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और अकॉर्डिंग टू प्रश्न बात करेंगे। तो मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधे बता दूं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने जीता। तो इसमें दीपक पुनिया जो है जीता था रजत पदक। रजत की बात हो रही थी यहाँ, अपना सिल्वर की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में बहरीन के अंदर कराया गया था। इस चैंपियनशिप में भारत 17 पदक जीते और चतुर्थ स्थान पे रहे। हमको लगता है यही पूछा गया होगा, क्योंकि यहाँ पे चौथे स्थान पे आने का मतलब एक अच्छी इंपोर्टेंसी रखता है। जैसे कि अभी कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारत चौथे स्थान पे आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो है 61 पदक जीते हैं भारत, ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है ये फेमस हो गया चौथे स्थान पे आके, इसीलिए यही पूछा होगा। आई होप देख लीजिएगा क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूर्णतः डेफिनेट नहीं है, मैं यही बात बार बार बता रहा हूँ। और बात करें कि इसमें जो है एकमात्र गोल्ड किसके द्वारा जीता गया, तो रवि कुमार दहिया के द्वारा जो है बहरीन कुश्ती चैंपियनशिप में एकमात्र गोल्ड जीता गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया, कॉमन सा प्रश्न है, अपने पीडीएफ का प्रश्न है, देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं स्वराज पार्टी वगैरह, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च सभी की जो है जिक्र कर दिया हूँ एक ही साथ गांधी जी का। और ओरल रूप से, मौखिक रूप से भी मैं आपको बताया हूँ, बहुत सारे चीज बताता हूँ दोस्तों। इतना लिख पाना संभव नहीं है, शायद आप भी जानते होंगे। गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद इसलिए किया था कि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था 1922 ईस्वी में। ये यूपी में होता है और इसी कारण जो है हिंसा फैल जाता है। इसी कारण जो है इसे असहयोग आंदोलन को स्थगित या बाद में इसे पूर्णतः बंद करना पड़ता है। बात करें असहयोग आंदोलन कब शुरू हुई थी, 1920 ईस्वी में शुरू हुई थी। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में होती है। और उसी के 1 साल बाद जो है गांधी ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, फिर से पूछे जाएंगे। इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, चित्तरंजन दास थे। ये भी बात आपको ध्यान रखना है।
साथ ही साथ यहाँ पे गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो अन्य आंदोलन में महत्वपूर्ण है चंपारण सत्याग्रह, ये भारत में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भाग लिया गया पहला आंदोलन है। उसके बाद दांडी मार्च 1930 जो दूसरे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, इसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन नहीं कहते हैं, हाँ सभी ने इसको कहते हैं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, जिसे दांडी मार्च कहते हैं। 12 मार्च 1930 को चलाया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कहां से चलाया गया था? साबरमती से, ये भी पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ और बताना चाह रहा था जो मुझे भूल रहा हूँ, आगे याद आएगा तो बता दूंगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहां से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बैराज पंजाब अगर जगह का नाम होगा तो फिर ये फिरोजपुर के पास है, फिर ये फिरोजपुर पास है, फिरोजपुर जो है पंजाब में है, जो आपको लाह की चूड़ी के लिए फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहीं से हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, जो इंडिया की सबसे लंबी नहर है और ये सतलज और ब्यास नदी पे बनी हुई है, दोनों पे कंबाइंड रूप से बनी है। टिहरी बांध परियोजना, इस फॉर्म में जो आने वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे आने वाले शिफ्ट में, जरूर याद रखिएगा। ये टिहरी बांध परियोजना ये भारत की सबसे ऊंची परियोजना है जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है और ये उत्तराखंड में स्थित है। और ये किसके सहयोग से बनाया गया था? कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? सेकंड शिफ्ट में पूछा, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा, तो ये रिपीट किया गया। तो एनालिसिस दिखने का बहुत सारे फायदा है। कुछ क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है मौखिक रूप से जो ऐसे ही बोल देते हैं उससे मिलेंगे। तो आपको जो है बहुत फायदे हैं ओवरऑल एनालिसिस देखने का। तो आने वाले समय अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इसे फॉलो करते रहें एक अच्छे रिजल्ट के लिए। दोस्तों तो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरम। इसके साथ साथ मैंने दो और बताया था, गृह सचिव बताया था आपको, क्योंकि ये आने वाले समय में पूछा जाएगा गृह सचिव। मैंने गृह सचिव को फनी वे में याद रखने का तरीका भी बताया था, अजय भल्ला है, अजय भल्ला। कैसे याद रखने का तरीका बताया था कि भाई घर में चोर आ जाए तो भाला निकालो। और एक राजस्व सचिव है जो बजाज है, तो उसको याद रखने का कैसे तरीका बताया था कि राजस्व मतलब पैसा, पैसा आएगा तब बजाज का स्कूटर खरीदेंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पूछा गया था, सिंधु नदी कहां से होकर प्रभावित होती है? तो सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है, उसके बाद पाकिस्तान में जाता है सिंधु नदी। तो यहाँ पे राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सिंधु नदी का और सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों का जो है मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ उद्गम स्थल, क्योंकि ये तीनों इंपोर्टेंसी रखता है अपने आप में, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपारीय नदी है और ये तिब्बत से निकलती है। तो ये तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी, साथ ही साथ मानसरोवर से जो है सतलज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। थोड़ा मिसप्रिंट है, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी जो है आपको निकलती है कहां से? तिब्बत के मानसरोवर से। चलते हैं आगे। आगे एक प्रश्न है, हाँ, इनका प्रमुख सहायक नदी देख लीजिए। सिंधु का सहायक नदी कौन कौन सा है? चुनाव हो जाएगा, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, काबुल हो जाएगा, कुरेम हो जाएगा। ये सब जो है इनके सहायक नदियों में से है। तो आपको जो है जो भी 5 नदी है, चुनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इनको तो याद नहीं रखना है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि उधर ही का नदी है, तो इसका जो है ट्रिब्यूटरी होंगे। काबुल और कुरेम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आजकल प्रश्न थोड़ा टेढ़े पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आया था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आज जो है फर्स्ट शिफ्ट का साइड ये पहला प्रश्न है जो मैं बताया था, वहां पे एक्स्ट्रा दिया था जब पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है, तो वहां पे मैंने लार को रखा था और लार को जो है आपको बताया था कि कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसमें टाइलिन और एमाइलेज पाया जाता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताया था कि लार के में जो एंजाइम पाया जाता है किस पे पाचन पे काम करता है? तो स्टार्च के पाचन पे काम करता है, जिसे हिंदी में मांड कहते हैं। और भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे मुंह में भोजन लेते हैं, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यही मिल जाता है एमाइलेज और टाइलिन। उसके बाद जो है भोजन को पूर्णतः पाचन कहां समाप्त होता है? तो आपका जो है नहीं, सबसे अधिक समय तक भोजन किस आंत में रहती है? तो छोटी आंत में रहती है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था C3H6 का संबंध किससे है? दोस्तों सेकंड शिफ्ट में इसका बेसिक सूत्र पूछ दिया गया, यहाँ पे जो है नाम रख के पूछ दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगर ऐसे याद नहीं रखता तो आप मीथेन को याद रखेंगे, CH4 होता है। जब आप जो है n का मान 1 रखेंगे तो CH4 आएगा, मीथेन हो जाएगा। और इसी ग्रुप में जब आप n का मान 2 रखेंगे, क्योंकि 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, आप देख लीजिए, तो यहाँ पे तो नहीं बनेगा, इससे बात नहीं बनी। फिर हम चलते हैं दूसरे ग्रुप में, ये तो एल्केन का है। फिर हम चलते हैं एल्किन के ग्रुप में। एल्किन क्या है? CnH2n। अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो यहाँ 6 हो जाएगा, मतलब ये एल्कीन की ग्रुप के हैं। और 3 नंबर पे क्या आएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपीन। तो ये हो जाएगा आपको प्रोपीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है ये यहाँ पे ग्रुप
ग्रुप पूछा गया है तो एल्कीन से संबंधित है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे और सूत्र बेसिक वाला रख लिया है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। n का मान आपको अपने तरफ से रखना है। पहला रखेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस प्रकार का हो जाता है। एल्काइन का जो है, जो देखिए 5 अक्षर का नाम है एल्काइन, तो इसमें जो है माइनस वाला है। मैं याद रखने का तरीका भी बताया कि जो सबसे लंबा है वो माइनस वाला है। किसी लेंस की क्षमता क्या होगी यदि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है? मैंने बताया था पावर बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी मीटर, 1/, फोकस दूरी मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, पहले आप मीटर में चेंज कर लेंगे और इस सूत्र में पिरो देंगे, इतना डायप्टर आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 1/25 और इसको जो है मीटर में चेंज करता हूँ तो 100 से भाग दे देंगे। 100 हमको लगता है 1/1 गुने 100 जो है 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। और इधर है P बराबर क्या हो जाएगा, 4 डायप्टर। 4 डायप्टर जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता जो है डायप्टर में मापते हैं और इसे D से इंडिकेट करते हैं। चलते हैं आगे। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक वर्णित है, सब दिन समझाते आ रहा हूं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और ग्राम पंचायत, संविधान में यहीं से जो है एग्जामिनर ने अपना आंख जो है गराया है। तो मौलिक अधिकार जो है ये 12 से लेकर 32 तक आज के पीडीएफ में मिलेगा, आज के पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो ये 32 तक है, भाग 3 में है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक एक बात लिखा हुआ मिलेगा और यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संविधान संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है, तो विधिक अधिकार है। कहाँ रखा गया है, 300 आर्टिकल क में। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है। 16 जो परसों कल पूछा गया था, शायद 2-3 दिन पहले पूछा गया था, नियोजन में अवसरों की समानता, आर्टिकल 16। उसके बाद 17 है क्या है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 प्रेस की स्वतंत्रता। 21 नीचता का अधिकार। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 मानव तस्करी पे, 24 बाल श्रम पे रोक है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और संविधान को जो है आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस पार्टी के चुनाव चिन्ह के सही मेल नहीं है? दोस्तों अब पार्टी और चुनाव चिन्ह का एक क्वेश्चन बनाया गया था, आज पहली बार देखने को मिला कि किस पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह का जो है सही मेल नहीं खाता है। तो वहां पे एक गलत दिया होगा, मैंने कुछ पार्टी का चुनाव चिन्ह यहाँ पे लिख लिया है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा गलत था। जैसे कि बीजेपी को तो सभी जानते हैं, कमल। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जो है, इसका फूल है एक प्रकार का ऐसा छोटा सा फूल का पौधा है, तो ये तृणमूल कांग्रेस का है। उसके बाद सीपीआई का क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हंसिया और हथौड़ा है। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी का क्या है, आपका हाथी है। और यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी पूछा गया था, तो फिर आपसे समाजवादी आप और ये जदयू वगैरह नहीं पूछे गए होंगे, आरजेडी वगैरह। जो राष्ट्रीय पार्टी है उसी से पूछा गया था और उसमें एक बेमेल था, आपको करके आना था। एक प्रश्न आया था कि पुंकेसर पुष्पों से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों पुंकेसर और जयांग का नाम हम जो है बचपन में 9th क्लास से पढ़ते आए हैं। जब हम पादप के बारे में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इसी से फूल का निर्माण होता है और फूल से फल का निर्माण होता है। तो पुंकेसर जो है ये नर है और जयांग क्या होता है, ये मादा है। तो यहाँ पे नर मार के आना था और राइट आंसर, और जयांग क्या होती है, मादा होती है। ये पुष्प के अभिन्न अंग है, इसी के जो है प्रजनन का एक प्रोसेस में ये भाग लेते हैं। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कल के पीडीएफ से, मैंने यहाँ पे पीडीएफ भी लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीडीएफ भी लिखा है, जिसमें मैं बताया था कि भाई वहां पे शीशम था और सागवान था, ठीक है। शीशम और सागवान था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, सागवान और साल है। कि वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। मैं ये भी बताया था कि मेरे गांव में भी शीशम का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मेरे गांव में मेरे जो है शीशम के वृक्ष है। और ये जो है पतझड़ी प्रकार की होती है, जो हर साल अपना पत्ता नीचे गिरा देती है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के वन में पाए जाएंगे, पर्णपाती वन में। और कौन से वन में, तो उष्णकटिबंधीय। अब मैंने कल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का फार्मूला भी बताया था, मैंने पहचानने का तरीका। जहां पर सालाना 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है सालाना, उसे जो है हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ। इससे पहले कुछ लड़के से अगर हमारी बात होती है और मैथ के कुछ भी प्रश्न मिल जाते हैं तो आप तक हम जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद।